Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we will be studying about switch case statement. In previous lecture we have already talked about if else and today we will be talking about switch case. We are doing control instructions in which we have already started with selection control. एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए. सो लेट्स सी दी आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, so this is the answer of to find the maximum out of 3 numbers. First of all, I have declared 3 numbers a, b and c, 3 variables, ए बी एंड सी. एंड देन मैंने यूज़र से उन तीनों की वैल्यूज़ को इनपुट करा लिया एंड देन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है. यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करा है, यहाँ पे मैंने रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ करा है, इफ़ यू आर एबल टू सी. इसीलिए मैंने बोला था कि ऑपरेटर्स वाला पार्ट इसके अंदर यूज़ होगा. एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर, अभी जाओ और उसको जाकर देखो. सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहली कंडीशन जो है वो मेरी ये है, इज़ ए ग्रेटर देन बी. अगर ये चेक हुई है, अगर ये चेक हो गई तो फिर ये सेकंड पे मूव करता है. वो क्या चेक कर रहा है, क्या ए सी से भी बड़ा है. अब अगर ए हमारा, मैं लिखूँ क्या यहाँ पे, अब अगर ए हमारा बी से भी बड़ा है और अगर ए हमारा सी से भी बड़ा है एंड टोटल नंबर हमारे पास 3 है, ए बी एंड सी, तो जाहिर सी बात है जो हमारा ए है इट इज़ द ग्रेटेस्ट. तो मैं क्या प्रिंट करवा सकती हूँ कि मैक्सिमम नंबर जो है वो मेरा क्या है, ए है. एलसीएफ का भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करा है. एलसीएफ का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, जाओ उसको रेफ़र करो. यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ करी है. यहाँ पे मैंने चेक करा क्या बी ए से बड़ा है, अगर है तो ठीक है. क्या बी सी से बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो मैंने यहाँ बीच में लगाया है एंड ऑपरेटर. इट मीन्स कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना इम्पॉर्टेंट है. एंड देन मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया था मैक्सिमम नंबर इज़ बी. अब अगर मैं 2 कंडीशंस को ऑलरेडी वेरीफाई कर चुकी हूँ कि या ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर ए और बी दोनों ही बड़े नहीं है तो बचता हमारे पास सी है. तो मैंने इसीलिए सी में कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, मैंने उसको सिंपली एल्स के अंदर प्रिंट करवा दिया. नाउ लेट्स सी दी आउटपुट. आउटपुट में ये मेरे से मांगना है 3 नंबर्स, तो मैंने एंटर करे 5, 6 एंड 7. मेरे पास मैक्सिमम नंबर आता है 7. एक और बार हम इसको रन करके देख लेते हैं. पहले हम डालते हैं 3, देन हम डालते हैं 10 एंड देन हम डालते हैं 4. तो भी आपका मैक्सिमम नंबर 10 आ रहा है. इट मीन्स दैट दिस प्रोग्राम इज वर्किंग इन द करेक्ट वे. नाउ लेट्स मूव टू द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, वेयर आई हैड टोल्ड यू टू फाइंड टू, क्या था क्वेश्चन हमारा, चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. ओके, सो यहाँ पे मैंने इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया. ए की वैल्यू को यूज़र से एंटर करवाया है मैंने. यहाँ पे मैंने चेक कर लिया क्या ए 0 के इक्वल है. इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 तो मैं प्रिंट करवाती हूँ 0. अगर ए 0 से बड़ा है, अगर ए 0 से बड़ा है मीन्स 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सब क्या होता है 0 से बड़े होते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी. अगर ये, अब अगेन मैं 2 कंडीशंस को चेक कर चुकी हूँ, मुझे 3 कंडीशंस दे रखी हैं क्वेश्चन में, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये 0 है. मैं 0 चेक कर चुकी हूँ, मैं पॉजिटिव चेक कर चुकी हूँ, तो लास्ट कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है. यू कैन जस्ट राइट एल्स एंड आप डायरेक्टली स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो. अब इसको मैं एक बार रन करके देख लेती हूँ. मैं नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ कोई -8, तो मेरे पास आता है नेगेटिव. एक और बार इसको रन करते हैं एंड एक पॉजिटिव वैल्यू को डाल के देखते हैं. पॉजिटिव वैल्यू मैंने डाली 5, तो मेरे पास आता है पॉजिटिव. अब आप लोगों की मन की संतुष्टि के लिए हम 0 भी डाल के देख लेते हैं, देखते हैं कि ये काम कर रहा है यानी. तो मैंने वैल्यू डाली 0 एंड येस इट इज़ वर्किंग. सो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क था जो कि मैंने यहाँ पे इसका आंसर बता दिया है. नाउ लेट्स मूव टू स्विच केस. स्विच केस बेसिकली एक जंप स्टेटमेंट की तरह काम करता है, जंप स्टेटमेंट होता नहीं है.
इसे हम जंप स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको इसका सिंटैक्स से समझा सकती हूँ। एक सेकेंड, सिंटैक्स हम इसका लिखते हैं, स्विच लिखते हैं हम पहले, एंड देन हम इधर इसके अंदर लिखते हैं वेरिएबल। या तो आप कोई वेरिएबल लिख सकते हो या फिर आप कोई चॉइस लिख सकते हो। इसको बेसिकली मतलब मोस्टली इन दोनों केसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ केसेस आते हैं। आपने लिखा यहाँ पे केस 1, यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, एंड नीचे आप क्या लिखते हो, ब्रेक, ये लिखा आपने। एंड देन आपने केस 2 बनाया, एंड देन आपने अगेन कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखा, एंड देन आपने वापस से क्या लिखा, ब्रेक। सिमिलरली आपने केस 3 करा, स्टेटमेंट लिखा, एंड देन आपने क्या लिखा, ब्रेक। ऐसे आप करते गए। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 केसेस लिखे हैं, लास्ट में आप क्या लिख रहे होते हो, डिफॉल्ट। यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, एंड यहाँ पे आपका ये एंड हो जाता है। अब इस चीज़ को समझो, मैंने लिखा स्विच। स्विच केस इसका नाम ही यही है, स्विच मतलब कि एक को छोड़ के दूसरे पे चले जाना। एंड यहाँ पे क्योंकि केसेस होते हैं, काफ़ी सारे हम केसेस लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन को चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, कौन सा केस हम चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा स्विच, और मैंने यहाँ पे लिख दी चॉइस। चॉइस में मैंने लिखा कि अगर यूज़र चॉइस में करता है 1 2 3 4 5 6 7, यूज़र के पास 7 चॉइसेस हैं, वो इनमें से कोई भी एक चॉइस सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सिलेक्ट करी 2, तो ये कंपाइलर क्या करता है, ये 1 को रीड ही नहीं करता, ये सीधा जाता है 2 पे, क्योंकि यूज़र ने क्या एंटर करा है, 2 एंटर करा है, तो ये 1 को देखता भी नहीं है, ये सीधा जाता है 2 पे। उसमें जो भी इसको फंक्शन प्रिंट करना होता है, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। एंड देन ये आ जाता है यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक मीन्स, ब्रेक से क्या होता है, ये आगे केस 3 पे मूव करता ही नहीं है, ये इस पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाता है। ये यहाँ पे आया, केस 2 पे कंपाइलर ने चेक करा कि केस 2 है ये, उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करा। नेक्स्ट लाइन में जब उसने मूव करा तो उसने देखा क्या, ब्रेक स्टेटमेंट है। तो ब्रेक क्या करता है कि आपको आपकी लाइन को वहीं तोड़ देता है, आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रेक आपको जो भी आपका कोड है ब्लॉक का, उसके बाहर ले जाएगा, और ये यहाँ पे आपका स्विच केस खत्म हो जाता है। बट वॉट इफ यूजर ने 2 नहीं एंटर करा होता एंड यूजर ने एंटर करा होता 9 या फिर 8 एंटर करा होता, तो 8 या फिर 9 तो हमारे केसेस में हमने लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स, डिफॉल्ट कब रन होता है, जब जो यूजर ने एंटर करी है, जो भी कंडीशन यूजर ने एंटर करी है वो केसेस से अगर मैच नहीं होती है तो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, वैसे तो काफ़ी इजी है ये। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, पहले आप अपनी वही हेडर फाइल लिखते हो, इंट मीन। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वीक के डेज को मैं प्रिंट करा रही हूँ, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को मैं क्या करा रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ। इंट में लिखा मैंने यहाँ पे बनाया इंट डे नम से हम बना लेते हैं, डे के नंबर से हम बनाते हैं डे नम। एंड यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर द डे नंबर। कोई भी डे नंबर मैंने एंटर करवा लिया। कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 7 होता है ना, तो 7 में से कोई भी हम एक एंटर करवाएंगे। स्कैनएफ लिखा, %d लिखा, एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, डे नम। एंड अब हम अपना लिखते हैं स्विच, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डे नम, क्योंकि डे नम में ही मेरी जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर करी है वो जाके स्टोर होगी। मैंने यहाँ पे लिखा केस 1 प्रिंट एफ मंडे, कि अगर यूजर ने मंडे के अगर यूजर ने 1 एंटर करा है तो मेरा मंडे प्रिंट हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखना कभी मत भूलना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो चांसेस है कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।
केस टू में मैं क्या लिखती हूँ, ट्यूसडे। एंड यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। केस थ्री में हम लिखते हैं वेंसडे। मैं यहीं तक लिख रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। एंड लास्ट में एक मैंने लिखा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या लिखा, एंटर एनी वैलिड की स्पेलिंग गलत है अपनी, एंटर एनी वैलिड नंबर, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो कि एंटर द डे बिटवीन 1 to 7, कुछ भी, जो भी आपके मन में है। ये यहाँ पे हमारा स्विच केस ख़त्म हो गया। प्रोग्राम को एंड करेंगे बाय राइटिंग रिटर्न 0 एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट में सबसे पहली लाइन जो कि आएगी दैट विल बी एंटर द डे नंबर। डे नंबर फॉर एग्जांपल मैंने एंटर करा 2। कंपाइलर 1 को तो देखेगा ही नहीं, ये सीधा जाएगा 2 पे। 2 पे लिखा हुआ है ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ट्यूसडे को प्रिंट कर दिया। और अगर मैंने स्विच केस के बाहर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो, जस्ट टू इंडिकेट कि आपका स्विच केस पूरा वर्क हुआ है, पूरा काम खत्म हो गया है स्विच केस का। एंड उसी के बाद वो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट हुआ है एंड उसके बाद आपका ख़त्म हो जाता है। सो इस तरीके से आपका स्विच केस काम कर रहा होता है। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल इससे आप एक कैलकुलेटर भी बना सकते हो। कोई भी दो वैल्यूज़ को आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो एंड यहाँ पे जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं प्रिंट एफ में, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, द सम इज़, एंड ये लिखा मैंने, एंड यहाँ पे मैं a प्लस बी लिख रही हूँ। कुछ इस तरीके से भी आप कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकते हो यूजिंग स्विच केस एंड बेस्ड अपॉन द नंबर एंटर्ड, द केस नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र, वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सो दिस विल बी योर टुडेज होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू मेक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मत सोचना, प्लस माइनस एडिशन सॉरी सेम ही होता है, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन, जितने भी ऑपरेटर्स डाल सकते हो आप डाल दो, मिनिमम आप 4 डाल सकते हो। सो यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर using switch case, using switch case statements. Okay, so ये भी काफ़ी ज़्यादा easy है, मुश्किल नहीं है। This is your homework question. In the next upcoming video मैं आपको इसका भी आंसर दिखाऊंगी, जैसे मैंने आज प्रीवियस वीडियो के जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर्स दिखाए हैं, बट मेक श्योर कि आप उससे पहले इन्हें सॉल्व कर लो, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर डालो ताकि मैं इनको चेक कर पाऊँ, तभी आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।